हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ओ मैडम, तुम आरती से आरी बनो या कटारी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे भाई को बेबी मत बुलाया करो, विकल्प चिढ़ते हुए बोला। आरती ने आंखें छोटी करके विकल्प की तरफ देखा। देख रहे हो ना, तुम कहते हो कि मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा ये भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। आरती ने जैसे विकल्प की शिकायत विक्रम से लगाई। नहीं आरती, वो सही कह रहा है, प्लीज ये सब मुझे मत बुलाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विक्रम ने भी जैसे विकल्प की साइड ली। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मिस आरी या कटारी जो भी हो, व्हाटएवर, कि मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अपनी लाइफ में पहली बार तुम्हारी एक बात मुझे बहुत पसंद आई है। विकल्प ने अपने दोनों हाथ सीने पर लपेटे हुए आराम से कहा। आरती ने बहुत हैरानी से विकल्प की तरफ देखा। तुमने अपना नाम सोच समझकर बिल्कुल सही रखा है। मैं भी सोच रहा था कि रतनगढ़ नरेश महेंद्र सिंह के दिमाग में क्या हो गया था, जो उन्होंने अपनी कटारी और आरी जैसी बेटी का नाम आरती रख दिया है, लेकिन तुमने अपना नाम बदलकर बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी को सूट करता हुआ नाम रख लिया है। दैट्स ग्रेट, विकल्प से मुंह बनाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर विक्रम को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी अपने होठों पर ही रोक ली। तू ऑफिस जा रहा था ना, तो फिर निकल, विक्रम ने विकल्प को जाने के लिए इशारा किया। अरे हाँ भाई, मैं तो जा ही रहा था, लेकिन एक काली बिल्ली रास्ता काट लिया, इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा देर रुक ही जाऊं, विकल्प ने आरती की तरफ इशारा करते हुए कहा। बिल्ली? कहाँ है बिल्ली? मुझे बिल्ली बहुत पसंद है, आरती ने खुश होते हुए कहा। विकल्प ने अफसोस से अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मैं भी भूल गया था, उसे बिल्ली कहना बिल्लियों का अपमान ही होगा। दरअसल बिल्ली ने नहीं, बल्कि एक लोमड़ी ने मेरा रास्ता काटा है। लोमड़ी? वो क्या होती है? आरती ने विक्रम की तरफ देखते हुए पूछा। विकल्प? विक्रम ने आंखें दिखाते हुए विकल्प को निकलने का इशारा किया। वो जानता था कि जब तक विकल्प आरती के साथ रहेगा, निश्चित इन दोनों के बीच ऐसे ही अंतहीन झड़प चलती रहेगी, और कब ये गंभीर झगड़ा बन जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। सच बताना भाई, तेरे सपनों में जो भूतनी आती है, क्या वो इस लोमड़ी से ज्यादा सुंदर है या फिर इससे ज्यादा खतरनाक? मुझे तो नहीं लगता कि इस दुनिया में इससे भी खतरनाक और खूबसूरत कोई भूतनी होगी। विक्रम के कानों की तरफ झुकते हुए विकल्प ने मुंह बनाया। तू जाता है या फिर? विक्रम ने हल्के गुस्से में कहा। जा रहा हूँ, लोमड़ी को देखकर तो चुड़ैल भी भाग ही गई होगी, बस तू अब इस लोमड़ी से बचकर रहना, टेक केयर, विकल्प ने मुंह बनाया। कुछ ही देर में विकल्प की गाड़ी गेट से बाहर निकल चुकी थी। ये क्या कहकर गया? क्या तुम्हारे मेंशन में कोई लोमड़ी आ गई है? विकल्प के जाते ही आरती ने विक्रम से पूछा। लोमड़ी नहीं, लोमड़ी फॉक्स, विक्रम ने क्लियर किया। व्हाट? आरती 2 फीट ऊपर उछल गई। व्हाट इज दिस? तुम भी बेवकूफों की तरह करती हो, कभी कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। मेंशन में लोमड़ी कहाँ से आएगी? विक्रम ने हल्के से डांटा। विक्रम की डांट सुनकर आरती को भी जैसे समझ में आया। उसने सीने पर हाथ रखते हुए अपनी उभरते हुई सांसों को रिलैक्स किया। छोड़ो उसे, तुम बताओ तुम यहाँ किस लिए आई हो? विक्रम ने लिए दिए अंदाज में आरती से पूछा। विक्रम के लहजे में साफ झलक रहा था कि उसे आरती का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया है, लेकिन आरती को इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ना था, वो तो गले पड़ी थी। मुझे ज्वेलरी शोरूम के इनॉग्रेशन का इनविटेशन मिला था, मैंने कार्ड पर देखा तो तुम उसके चीफ गेस्ट हो, तो सोचा कि तुम्हारे साथ ही चलूं, आरती ने कहा। आरती की बात सुनकर विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इन सब चीजों के बीच में तो वो बिल्कुल भूल गया था कि आज उसकी कंपनी एक डायमंड ज्वेलरी का नया क्रिएशन लॉन्च करने जा रही है, और साथ में एक शोरूम भी, जिसका उसे इनॉग्रेशन करना था। तुम यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। आरती को बिना कुछ बोलने का मौका दिए हुए विक्रम तेजी से चला गया। व्हाट? इसने मुझे घर में भी आने को नहीं कहा? आरती पीछे से पैर पटकती रह गई। अभी वो अंदर जाने के लिए सोचती या फिर कुछ और करती, उसके पहले ही विक्रम अपना ब्लेजर लेकर बाहर आ चुका था। क्योंकि आरती अपनी गाड़ी खुद लेकर आई थी, इसलिए उसने आरती से कहा, तुम जाकर अपनी गाड़ी में बैठो, तुम्हारे साथ ही मैं निकलता हूँ। विक्रम की बात पर आरती ने हैरानी में उसकी तरफ देखा, जैसे कि उसकी बात को समझ ही नहीं पाई थी। विक्रम ने फिर से आरती को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। नो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, आरती ने सीधे कहा। आरती की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया था।
कहा, अब ये कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर हम दोनों साथ गए तो सब लोग हमें नोटिस करेंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो? विक्रम ने अपने अंगूठे से अपने फोरहेड को मसलते हुए आरती से पूछा। यस, आरती ने एक शब्द में जवाब दिया। बट वाई? आरती के जवाब पर विक्रम को हैरानी थी। ये तो तुम मुझे बताओगे ना। हम पिछले 3 साल से रिलेशन में हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे पब्लिक प्लेस पर अपने साथ लेकर नहीं जाते। क्यों? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो तुमने ऐसा कहा कि हम रिलेशन में हैं? विक्रम ने आरती की बात को दोहराया, जैसे कि वो उसकी बात समझ नहीं पा रहा था या फिर जानबूझकर समझना नहीं चाहता हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेरी प्रॉब्लम क्या है या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो तुमने ऐसा कहा कि हम रिलेशन में हैं? विक्रम ने आरती की बात को दोहराया, जैसे कि वो उसकी बात समझ नहीं पा रहा था या फिर जानबूझकर समझना नहीं चाहता हो। और नहीं तो क्या, पिछले 3 साल से मैं और तुम एक साथ हैं, आरती ने कहा। लेकिन उसकी बात बीच में काटते हुए ही विक्रम बोला, हम सिर्फ दोस्त हैं। ठीक है, हम सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इंडिया में हमारी फैमिली हमसे इससे ज्यादा एक्सेप्टेशन रखती है। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। तुम्हारे डैडी और मेरे डैड काफी अच्छे दोस्त भी थे और बिजनेस पार्टनर भी। अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए बचपन में ही हम दोनों की शादी भी करवाना चाहते थे, जो कि उनके डेथ के कारण पोस्टपोन हो गई। लेकिन फिर भी तुम मुझे पब्लिकली अपनी मंगेतर तो दूर गर्लफ्रेंड भी नहीं बताना चाहते। इसको मैं क्या समझूं? आरती तो जैसे सब कुछ साफ करने के मूड में आज आई थी। आई डोंट नो, विक्रम ने एक लाइन में कहा। What? आरती को उसकी बात समझ नहीं आई। यस, अगले 2 मिनट में अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में बैठकर आराम से सोचना कि तुम इसे इन फ्यूचर कैरी करना चाहती हो या फिर यहीं छोड़कर जाना चाहती हो। विक्रम ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। अगले ही पल आरती को वही सोचते हुए छोड़कर लंबे लंबे डग भरता हुआ विक्रम अपनी गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया, जहां ड्राइवर ने उसके लिए दरवाजा खोल रखा था। विक्रम को जाते हुए देखकर आरती उसके पीछे दौड़ गई। आरती को इधर आते हुए देखकर ड्राइवर में दूसरी साइड का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन आरती उसके पहले ही अपनी साइड का दरवाजा खोलकर विक्रम के बगल में बैठ चुकी थी। ड्राइवर हैरान रह गया। आरती की इस हरकत पर विक्रम मुस्कुरा दिया। उसने ड्राइवर से कहा, चलो। आरती को अपने साथ लेकर विक्रम डायमंड ज्वेलरी के शोरूम के इनॉग्रेशन में आया था। आरती के पापा यानी कि महेंद्र सिंह राजगढ़ के नजदीक ही रतनगढ़ रियासत के नरेश थे। महेंद्र सिंह रॉयल्स बुंदेला में एक अच्छी पोजीशन रखते थे। उनके कुछ परसेंटेज शेयर रॉयल्स बुंदेला में भी थे। इसलिए आरती और विक्रम को एक साथ देखकर किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया और ये खबर विक्रम के लिए राहत वाली थी, वरना मीडिया ने अगले ही दिन इन दोनों की शादी करवा देनी थी। और विक्रम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा ही अलग रखना चाहता था। मीडिया हमेशा ऐसे मसालेदार खबरों की ताक में रहती थी जिसमें कि विक्रम सिंह बुंदेला को किसी लड़की के साथ देखा जा सके, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली थी, क्योंकि विक्रम ने आरती को भी स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि अगर उसने अपनी और विक्रम की कोई भी फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तो वो उसी समय बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ सारे रिलेशन तोड़ देगा। ना चाहते हुए भी आरती को विक्रम की बात माननी पड़ी थी। विक्रम ने अपने प्रीवियस टूर में जिन कंपनियों को ओवरटेक किया था उनमें से एक ये डायमंड कंपनी भी थी, और इस तरह से रॉयल्स बुंदेला ने पहली बार ज्वेलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया था। शोरूम के इनॉग्रेशन होने के बाद आरती घूम घूम कर नई डिजाइन की ज्वेलरी देख रही थी, तो वहीं अर्जुन इस शोरूम के मैनेजमेंट के साथ बातों में बिजी था। सर, ये कुछ एंटीक पीस क्रिएशन है, अगर आप चाहें तो। शोरूम के मैनेजर ने विक्रम के सामने कुछ स्पेशल डिजाइन की हुई ज्वेलरी के डिब्बों को खोलते हुए कहा। विक्रम ने एक नज़र उन ज्वेलरी पर डाली। सभी एक से बढ़कर एक सोने, प्लैटिनम और डायमंड की खूबसूरत ज्वेलरी थी, पर ओनली फॉर गर्ल्स एंड फीमेल। जहां तक मैं जानता हूं, मैं ये झुमके और कंगन नहीं पहनता, विक्रम ने एक गुस्से से भरी नज़र डिजाइनिंग मैनेजर के ऊपर डालते हुए कहा।
सर, आपके लिए नहीं है, आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ को गिफ्ट दे सकते हैं। ये सारे क्रिएशन, सारे डिजाइन सिर्फ सिंगल पीस हैं। मैनेजर ने सारी ज्वेलरी को टेबल पर फैलाते हुए कहा। जवाब में विक्रम ने गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखा। आसपास जो और मैनेजर बैठे थे, उन लोगों ने विक्रम के गुस्से को देखते हुए डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। डिजाइनिंग मैनेजर समझ गया, अब विक्रम सिंह बुंदेला का गुस्सा उसके ऊपर भारी पड़ सकता है। विक्रम के होठों से फायर निकलना वाला ही था। उसके पहले ही डिजाइनिंग मैनेजर ने इन सब चीजों को समेटकर यहाँ से निकलना ही सही समझा। वो सारी ज्वेलरी समेटकर बाहर निकल ही रहा था कि विक्रम के होठों से निकला, रुको। सबने एक साथ विक्रम की तरफ देखा। वो पायल, विक्रम ने डिब्बे में से झांकती हुई पायल को देखकर कहा। डिजाइनिंग मैनेजर ने तुरंत ही विक्रम के सामने पायलों की लाइन लगा दी, लेकिन विक्रम का ध्यान सिर्फ उसी पायल पर अटका हुआ था जो कि प्योर सिल्वर की थी और उसमें हीरे के झिलमिलाते हुए नग लगाकर बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाया हुआ था। इसका जोड़ा? विक्रम ने डिजाइनिंग मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने दोनों पैरों की एक जोड़ी पायल विक्रम के सामने रख दिए। विक्रम ने हाथ में लेकर पायल को देखा। पायल सच में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। विक्रम ने पायल को हल्के से हिलाया। घुंघरू की खनक पूरे कमरे में फैल गई। इस घुंघरू की आवाज ने विक्रम के होठों पर मुस्कुराहट ला दी। अचानक उसके आंखों के आगे दो खूबसूरत गोरे गोरे पांव झिलमिलाने लगे, जिनके पैरों में महावर लगे हुए थे और उन पैरों ने ठीक इसी डिजाइन का पायल पहन रखा था। अभी उसका दिमाग किसी इंक्लूजन में उलझता या फिर वो कुछ और देख पाता कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विक्रम ने हाथ में लेकर पायल को देखा। पायल सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। विक्रम ने पायल को हल्के से हिलाया। घुंघरू की खनक पूरे कमरे में फैल गई। इस घुंघरू की आवाज ने विक्रम के होठों पर मुस्कुराहट ला दी। अचानक उसकी आंखों के आगे दो खूबसूरत गोरे गोरे पांव झिलमिलाने लगे, जिनके पैरों में महावर लगे हुए थे और उन पैरों ने ठीक इसी डिजाइन का पायल पहन रखा था। अभी उसका दिमाग किसी इंक्लूजन में उलझता या फिर वो कुछ और देख पाता कि तभी आरती ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कैसा है? आरती ने अपनी ब्रेसलेट विक्रम को दिखाते हुए पूछा। जवाब में विक्रम ने सिर्फ सिर हिलाते हुए अच्छा है का इशारा किया और हाथ में ली हुई पायल को अपने पैंट की जेब में डाल दिया। तभी विक्रम की नजर आरती के हाथ के ब्रेसलेट पर गई। विक्रम की आंखें कुछ सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। क्या लिया है तुमने? मुझे दिखाओ। आरती ने विक्रम को अपने पैंट की जेब में कुछ रखते हुए देख लिया था। कुछ नहीं, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अगर तुम्हारी शॉपिंग हो चुकी हो तो ऑफिस चल सकती हो, वरना मैं जा रहा हूँ, विक्रम ने कहा। ऑफिस जाना जरूरी है क्या? वहाँ तो विकल्प भी देख सकता है। हम यहाँ के बाद कहीं और चल सकते हैं। आरती ने विक्रम को रोकने की कोशिश की। नो, मेरी मीटिंग है, विक्रम ने सीधे इनकार किया। आरती ने मुंह बनाते हुए विक्रम को जाने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ पर शोरूम में उसकी कई और सहेलियां उसे मिल चुकी थीं और उन लोगों ने इसके बाद डिस्को जाने का प्लान बनाया था। आरती को वहीं चिढ़ता हुआ छोड़कर विक्रम ऑफिस के लिए निकल गया। शत्रुपा देवी को लेकर पुलकित सिंह और समर्थ सिंह हॉस्पिटल पहुंचे। शत्रुपा देवी की क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट कर लिया गया। शत्रुपा देवी आईसीयू में नहीं जाना चाह रही थीं। वो बार बार अपना सर हिलाते हुए अपने हाथ को उठाने की कोशिश कर रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं, पर उनकी बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उनकी आंखों में उनका डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास कोई है जिससे वो डर रही हैं। रिलैक्स बुआ सा, मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी सिचुएशन कुछ संभल जाए, फिर हम आपकी बात सुनते हैं, समर्थ सिंह ने शत्रुपा देवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। पुलकित सिंह हॉस्पिटल से जुड़ी हुई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रिसेप्शन पर ही रुक गए थे। शत्रुपा देवी ने बेहद अफसोस के साथ समर्थ सिंह को देखा और ना में सिर हिलाते हुए अ की आवाज निकाली। क्या आप विक्रम कुंवरसा के बारे में बात करना चाह रही हैं? पीछे से आते हुए पुलकित सिंह ने पूछा। क्योंकि हॉस्पिटल बुंदेला का ही था, इसलिए फॉर्मेलिटी की भी कोई जरूरत नहीं थी, पर चूंकि शत्रुपा देवी यहाँ पर एडमिट हो रही थीं, इसलिए सिक्योरिटी से लेकर हर चीज का अरेंजमेंट हाई लेवल पर करना था। इसलिए पुलकित सिंह मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। शत्रुपा देवी ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं, जैसे कि वो विक्रम के बारे में ही कुछ कहना चाह रही थीं। क्या हुआ बुआ सा? क्या हम विक्रम को यहाँ की सिचुएशन के बारे में बता दें? उन्हें यहाँ आपके पास आने के लिए कह दें? समर्थ सिंह ने बहुत सोचते हुए धीरे धीरे कहा। शत्रुपा देवी ने इनकार में सिर हिलाते हुए शी, क्या हुआ बुआ सा? आशी को यहाँ बुला दें? समर्थ सिंह ने पूछा।
आ आ शी अर जू न। शत्रुपा देवी के गले से कुछ ऐसे वर्ड्स निकले जिनका कोई सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं था, पर मिला-जुलाकर यही लग रहा था जैसे कि वो आशी और विक्रम को याद कर रही हैं। पुलकित सिंह और समर्थ सिंह ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे। पारो, शत्रुपा देवी जितनी हिम्मत लगा सकती थीं, उतनी हिम्मत से उन्होंने अपने मुंह से कहा। खुद से तो उन्होंने पूरी तरह से चिल्लाकर कहा था, लेकिन उन्हें खुद अपनी आवाज किसी अंधे कुएं से टकराकर लौटकर आती हुई सुनाई पड़ गई थी। सॉरी सर, प्लीज आप लोग बाद में बात कर लीजिएगा। हमें जितनी जल्दी हो सके इनका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। सीनियर डॉक्टर ने शत्रुपा देवी को अंदर ले जाते हुए कहा। पुलकित सिंह और समर्थ सिंह ने समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन शत्रुपा देवी का दिल अभी भी बेचैन था, जैसे कि वो कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन ये लोग उनकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इधर आईसीयू के रूम ने शत्रुपा देवी को लगातार डॉक्टरों की टीम एग्जामिन कर रही थी। वो उनकी बीमारी का पता लगाना चाहते थे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनका बीपी 2 मिनट में बहुत हाई हो जाता था और अगले ही पल बिल्कुल लो हो जाता था। उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें हीट थेरेपी देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंस्ट्रूमेंट से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की गई, मशीनों में स्पार्क होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मशीनों को उनकी कैपेसिटी से भी ज्यादा गर्म कर दिया गया हो। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने हाथ से शत्रुपा देवी का हाथ टच किया ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर समझ सके। रीढ़ की हड्डी तक ठंड की सनसनाहट कैसे छूती है, आज पहली बार डॉक्टर को समझ में आया था। उसने झटके से हटा लिया। अब उसकी नजर सामने लगे हुए स्क्रीन पर थी। वहां तो कुछ और ही शो हो रहा था। सीनियर डॉक्टर ने अपने जूनियर को इशारा किया कि वो एग्जामिनेशन टेस्ट के रिजल्ट को देखें। उस डॉक्टर ने भी सेम प्रोसेस दोहराया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शत्रुपा देवी का बदन बिल्कुल ठंडा था, इतना ठंडा कि उनको छूते ही दूसरों के हाथ पैर ठंडे पड़ जा रहे थे। उनको छूने से ऐसा एहसास हो रहा था कि किसी ठंडे प्रदेश में चले आए हो या फिर सीधे हाथों से बर्फ की सिल्ली को छू दिया हो। लेकिन वही सामने लगी हुई मॉनिटर स्क्रीन पर उनके शरीर का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा था। मेडिकल कॉलेज के बेस्ट डॉक्टर की पूरी टीम शत्रुपा देवी के एग्जामिन में लगी हुई थी और वो सब बिल्कुल हैरान थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू किया जाए। ब्लड प्रेशर से लेकर बॉडी टेम्परेचर तक सब कुछ अप डाउन कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? जूनियर डॉक्टर ने परेशान होते हुए अपने सीनियर से पूछा। अभी तो हमें किसी भी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, उसके बाद बात करते हैं। सीनियर ने नर्स को इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहा। शत्रुपा देवी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑक्सीजन मास्क से भी उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उनका बदन रह रहकर अभी भी झटके खाते हुए उठ रहा था। सर, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। एक डॉक्टर ने सीनियर के हाथों में रिपोर्ट की कॉपी पकड़ते हुए कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इन्हें हुआ क्या है? सीनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए परेशानी से कहा। डॉक्टर, इंजेक्शन रेडी है। नर्स डॉक्टर की तरफ इंजेक्शन बढ़ाई। डॉक्टर ने नर्स के हाथों से लेकर जैसे ही शत्रुपा देवी को इंजेक्शन देना चाहा, अचानक से कमरे की लाइट चली गई। 30 सेकंड के लिए तो पूरे कमरे में अंधेरा हो गया था। ये क्या हुआ? एक साथ कई होठों से ये शब्द निकला, लेकिन अभी कोई कुछ समझ पाता। अचानक से आईसीयू के इस कमरे की लाइट तेजी से जलने और बुझने लगी। अरे, कोई जनरेटर चालू करने को बोलो, ऑक्सीजन की सप्लाई ना रुके। ये इमरजेंसी केस है, जल्दी करो, फास्ट। सारे डॉक्टर्स परेशान हो रहे थे। कमरे में शोर मचा हुआ था और ये सारा शोर शत्रुपा देवी के कानों को साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। लेकिन अचानक से उन्हें कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। शत्रुपा देवी की आंखें डर के मारे फैलने लगी थीं, क्योंकि उनकी आंखों ने लाइट की इस लुका छिपी के बीच में फिर से उसी लड़की वैशाली बंजारन को अपने सामने देख लिया था। इस समय उसके चेहरे पर आधा घूंघट पड़ा हुआ था, लेकिन उसके खून की तरह लाल होंठ दिख रहे थे और होठों पर जीत की तीखी मुस्कुराहट थी। शत्रुपा देवी को ये मुस्कुराहट जहर से बुझी हुई लग रही थी। गुस्सा, दर्द और बेबसी से शत्रुपा देवी का नस नस फटने को बेकरार था। अचानक से वो वैशाली बंजारन हवा की तेजी के साथ शत्रुपा देवी के बेड के सिरहाने आकर खड़ी हो गई।
तूने ही मुझे बेबस किया था अपने उस बूढ़े तांत्रिक के साथ मिलकर। आज से 17 साल पहले रानी साहिबा, तूने ही मुझे बेबस करके फिर से उसी महल के अंधेरे में कैद करवा दिया था। लेकिन देख, आज तेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई। मैं पूरी तरह से आजाद हो गई। कहीं भी आने जाने के लिए आज मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। वैशाली बंजारन अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर गोल गोल घूमते हुए बोली। वो हॉस्पिटल में लगे हुए शत्रुपा देवी के बेड के चारों तरफ चक्कर काट रही थी और खुशी से अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए झूम रही थी। उसकी ये खुशी शत्रुपा देवी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। शत्रुपा देवी को अपनी बेबसी पर गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था। आज मैं आज़ाद हो गई और आज ही मैंने अपना पहला बदला भी ले लिया। जिस तरह से तूने मुझे बेबस करके उस महल में छोड़ दिया था, आज मैंने तुझे बेबस करके इस बेड पर मरने के लिए छोड़ दिया है। कहो रानी साहिबा, कैसा लग रहा है? इस हालत में तुम्हें मज़ा तो आ रहा है ना? वैशाली बंजारन ने शत्रुपा देवी का मजाक उड़ाते हुए पूछा। ना ना रानी साहिबा, तुम्हें मज़ा कहाँ रहा होगा? मज़ा तो मुझे आ रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। जब तुम बहुत कुछ करना चाहती हो लेकिन कुछ भी करने में नाकामयाब हो जाती हो, तो जो बेबसी, गुस्सा, हताशा और छटपटाहट महसूस होती है ना, आज तुम्हें वही महसूस हो रही होगी। ठीक इसी तरह उस दिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। वैशाली बंजारन बिल्कुल शत्रुपा देवी के कानों के पास आकर बोली। वैशाली बंजारन की बात सुनकर शत्रुपा देवी अपनी पूरी ताकत से बेड पर से उठना चाह रही थी, लेकिन उठने में अपने आप को बिल्कुल असमर्थ महसूस कर रही थी। उनके खुद के शरीर ने जैसे हिम्मत छोड़ दी थी। वाह, मानना पड़ेगा तेरी हिम्मत को। अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान बाकी है। अच्छा है, अभी इनमें जान बाकी रहनी भी चाहिए, वरना मेरा इंतजार तो अधूरा ही रह जाएगा। तेरी आंखों में बेबसी देखने का इंतजार। ये मत सोचना कि तू जिद्दी है इसलिए जिंदा है, बल्कि तू सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू जिंदा रहे। अब तू देखती जा, मैं कैसे तेरी आंखों के आगे ही फिर तेरे महल के अंदर आती हूँ और अपने राणा सा को अपना बनाती हूँ। वैशाली बंजारन ने बिल्कुल सर्द आवाज में कहा। उसकी बातों को सुनकर शत्रुपा देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ना ना रानी साहिबा, कुछ देर पहले तक तो नहीं चाहती थी इन आंखों को बंद करना, और अब मैं नहीं चाहती कि ये आंखें बंद हों, क्योंकि मैंने इन आंखों का इंतजार छीन कर अपना लिया है। अब तो तू बस देखती जा। इस बिस्तर पर लेटी लेटी अपनी बर्बादी का तमाशा देख। मेरे इंतजार को पूरा होते हुए देख। मेरे इंतकाम की आंख को पूरा होते हुए देख, क्योंकि अब तो मुझे बस मेरे राणा सा के आने का इंतजार है। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बुआसा को अचानक से ऐसा क्या हो गया, समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर हम क्या करें। समर्थ सिंह कॉरिडोर में बेचैनी से टहलते हुए बोले। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्कुल अच्छी थी, अचानक से घर में ऐसा हुआ और उसके बाद। पुलकित सिंह का दिमाग अभी भी घर में हुए हादसे पर था और उसके बाद अब शत्रुपा देवी की हालत, दोनों ने मिलकर उन्हें काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वहीं तो ये बातें मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। ये कीड़ों वाला मैटर तो बहुत पहले ही सॉल्व हो गया था, उसके बाद तो कहीं भी कुछ भी सुनाई भी नहीं पड़ा। घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है, अचानक से इस तरह से कीड़े किचन में कहाँ से आए? एक बात तूने नोटिस की है, जब से रानी मासा को पता चला है कि पुराने पैलेस वाले प्रोजेक्ट पर काम लगने वाला है, उसके बाद से ही मैंने रानी मासा के बिहेवियर में कुछ बदलाव देखा है। रानी मासा तो उसे पुराने पैलेस के साए से भी दूर रहना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने आज खुद उस रास्ते से जाने की जिद की और रास्ते में ही उनकी तबीयत इस तरह से बिगड़ गई। आखिर ये सब क्या है? पुलकित सिंह ने परेशान होते हुए पूछा। पता नहीं, उस महल में ऐसा कौन सा राज दबा हुआ है, उस पैलेस के नाम से ही बुआसा इतना डर जाती हैं। समर्थ सिंह ने कहा। जबकि हम भी इस चीज को जानते हैं कि अभिमन्यु के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें इस प्रोजेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये बात अलग है कि दोनों चीजें एक साथ ही एक ही समय पर हुई, जिसके कारण सबने अभिमन्यु की मौत को भी उस पैलेस प्रोजेक्ट से ही जोड़ दिया।
ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस बात को भी मानने से इनकार नहीं कर सकते कि घर में भी प्रॉब्लम्स तभी आती है जब हम उस पैलेस प्रोजेक्ट पर हाथ लगाते हैं। आज रॉयल्स बुंदेला की अपने शेयर होल्डर के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड मैनेजिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ। सब पूछ रहे हैं कि हम कब तक आएंगे। क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित सिंह ने कहा, जितना ही प्रोफेशनल वर्क का बर्डन सर पर बना हुआ है, उतना ही ज्यादा पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। समर्थ सिंह भी परेशान थे। उनके फोन पर भी लगातार ऑफिस से फोन आ रहे थे, जिसका जवाब देना उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। इसलिए मोबाइल साइलेंट करके उन्होंने अपना फोन अपनी जेब में रख लिया था। आज जो घर में हुआ था वो देखा नहीं। नव्या के साथ साथ दामिनी की भी हालत खराब हो गई थी। उस पैलेस के प्रोजेक्ट में हाथ लगाते ही पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। समर्थ सिंह ने अपना सर मसलते हुए कहा, क्या जरूरत थी विक्रम को उस महल के प्रोजेक्ट में फिर से हाथ लगाने की? जिस तरह से पड़ा हुआ था उसी तरह से पेंडिंग रहने देते। गलती विक्रम राणा सा की भी नहीं है, उनकी बात को भी समझ। ये प्रोजेक्ट आज से नहीं, करीब 30-35 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बड़े राणा सा शमशेर सिंह बुंदेला ने ही गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट में हाथ लगाने के लिए कहा था। तब से लेकर आज तक गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है। आखिर इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट को भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिलने वाला है। गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट का भी प्रेशर काफी बना हुआ है। एक पैलेस के कारण हम पूरे इलाके को बेसिक फैसिलिटी से दूर नहीं रख सकते। ऐसे में विक्रम राणा सा ने ऐसा फैसला लिया है तो कोई गलत नहीं किया। पुलकित सिंह ने समर्थ सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस डिसीजन को लेने से पहले एक बार घर में बात कर लेनी चाहिए थी। आखिर हम उनके दुश्मन नहीं हैं। समर्थ सिंह अच्छे खासे नाराज थे। यही तो प्रॉब्लम है मेरे भाई, आज तक हम ये नहीं पता कर पाए कि हमारा असली दुश्मन कौन है। पुलकित सिंह ने कुछ जताते हुए समर्थ सिंह की तरफ देखा। पुलकित सिंह की बात का जवाब समर्थ सिंह के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सर झुका लिया और आईसीयू की कांच वाली खिड़की से अंदर शत्रुपा देवी को देखने लगे। हैरानी की बात ये थी कि शत्रुपा देवी को जो लाइट जलती बुझती भी दिखाई पड़ रही थी, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सिर्फ उनके साथ ही हो रहा था, वरना हॉस्पिटल के और कमरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बिल्कुल रेगुलर थी। ये क्या हो रहा है? इस तरह से लाइट को जलते बुझते हुए देखकर समर्थ सिंह चिल्लाया, लेकिन कुछ ही देर बाद में इलेक्ट्रिशियन ने सिचुएशन पर काबू कर लिया था। डॉक्टर अब शत्रुपा देवी को एग्जामिन करने लगे। शत्रुपा देवी का शरीर बिल्कुल शांत अब बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उनको चारों तरफ से डॉक्टरों ने घेर रखा था। बाहर समर्थ सिंह और पुलकित सिंह बेचैनी से अंदर से किसी डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। पारो बुआ को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो अगर हॉस्पिटल चली आएंगी तो हो सकता है कि बुआ सा को कुछ हिम्मत मिले। समर्थ सिंह ने कहा, तू रहने दे, मैं पहले ही कर चुका हूँ, अब तक तो वो आती भी होंगी। पुलकित सिंह अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, कोई अपडेट है क्या? हाँ यार, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर आए थे उन्होंने ऑनलाइन क्लियर करके ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब गवर्नमेंट से रॉयल्स बुंदेला के एमडी के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहती है। डेट और टाइम के साथ ऑफिशियल लेटर रिलीज हो गया है। अब हम चाह कर भी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब तो उस प्रोजेक्ट में काम लगाना ही होगा, जिसके लिए विक्रम राणा सा को इंडिया आना ही होगा। पुलकित सिंह परेशानी के साथ समर्थ सिंह की तरफ देखते हुए बोले। समर्थ सिंह को कुछ भी जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। तभी अचानक से हॉस्पिटल में जैसे भगदड़ से मच गई।